सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का जो जीजीटीयू के अंदर अभी जो पेपर आया है, बीएससी थर्ड ईयर जो सामान्य जो बीएड वालों के पेपर नहीं हो रहे हैं अभी, जो जनरल जो सामान्य बीएससी वालों के जो जो हो रहे हैं थर्ड ईयर के, उसके अंदर जो पेपर दिया गया है वो अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि कोशिका झिल्ली क्या है। तो कोशिका झिल्ली एक पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य। इसमें जानना कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कुछ चीज़ें अंदर जा सकती है, कुछ ही बाहर आ सकती है। जैसे हमारी बॉडी में पसीना बाहर आ सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पसीने के साथ ही जो हमारी बॉडी के अंदर हम तेल वगैरह मालिश करते हैं तो अंदर जा सकता है, लेकिन पानी वगैरह नहाते हैं तो अंदर नहीं जाएगा। यानी हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य। ये सीधी सी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, इसमें क्या क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है वो होगा, आपको यहाँ पे इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो आंसर होगा, इसके अंदर इसमें ये होगा चयनात्मक पारगम्य। उसके बाद ये तरल मोजेक मॉडल प्रतिपादित किया गया था। तो इस तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया था, क्योंकि जो तरल मोजेक मॉडल सेल में कोशिका झिल्ली के लिए दिए गए समझाने के लिए। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो पहला मॉडल है, जो सैंडविच मॉडल दिया गया था, जो डेनियल डॉल्सन के द्वारा दिया गया था। सेकंड है इकाई कला मॉडल, जो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। और थर्ड जो था तरल मोजेक मॉडल, जिसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती है, समाकलित प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शुद्ध जल का जल विभव क्या होता है। तो शुद्ध जल का जो जल विभव है वो हमेशा शून्य होता है। ठीक है। हम ज़्यादा इसको नहीं समझा सकते अभी, क्योंकि हमें शॉर्ट में वीडियो पेपर समझाना है आपको। तो आप ये जो है अपने जो अपने परासरण वाला जो चैप्टर है उसमें आप समझ सकते हैं इसमें। सेकंड, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अंतर्ग्रहण तथा O2 की विमुक्ति होती है। तो यानी जो प्रकाश संश्लेषण में उसमें CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन विमुक्त होती है, यानी जो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसके अंदर कैसे क्या होता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि परासरण का कोई योगदान नहीं है और न अंत शोषण का है और न जीवद्रव्य। यहाँ पे जो डिफ्यूजन द्वारा हो रहा है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। आपको ध्यान रखना है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, यानी यहाँ पे क्या होगा आंसर, तो यहाँ पे आंसर होगा विसरण, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीवद्रव्य अवस्था में डीपीटी का मान होगा। तो जीवद्रव्य कुंचन, यानी कोशिका संकुचित हो गई है, उस समय डीपीटी का मान क्या होगा, यूं कह रहा है। तो यहाँ पे डीपीटी का मान क्या होगा, हमेशा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और डीपीटी दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो डीपीटी का जो मान होगा, मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ कि जो डीपीटी का जो मान निर्भर किस पे करता है। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो डीपीटी जो है, डीपीटी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। डीपीटी बराबर क्या होता है, ओपी वन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर से जो टर्गर प्रेशर हटा दें अपन तो डीपीटी बनता है। तो डीपीटी का मान क्या होगा जीवद्रव्य कुंचन अवस्था में, यानी ये कहना चाहता है कि जब कोशिका जीवद्रव्य कुंचित हो जाता है, उसका मतलब अंदर से पूरी सिकुड़ जाती है। जैसे किशमिश है, किशमिश क्या हो गया, अंगूर था कभी, लेकिन उसका अंदर का जो जितना भी उसका जो जीव द्रव्य था वो क्या हो गया, संकुचित हो गया। तो उस अवस्था के अंदर क्या होगा, अंदर से जो दाब लग रहा था वो तो जीरो हो गया, यानी टीपी जीरो हो गया, टर्गर प्रेशर, और बचा क्या है, ओपी। तो हमेशा ये ओपी के बराबर होगा, है ना, क्योंकि कोशिका होती है, जैसे मानो ये कोशिका है ना, जैसे मान लो ये कोशिका है, ये श्लथ हो गई, तो अंदर से जो दाब लग रहा था, अंदर से जो दाब लग रहा था, ये अंदर से दाब, ये तो क्या हो गया, यानी ये टर्गर प्रेशर है, और टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो। अब जो बाहर से जो दाब लग रहा है इसके ऊपर, वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यानी हमेशा ये ध्यान रखना कि डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। तो यहाँ भी टर्गर प्रेशर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, डीपीडी बराबर हो जाएगा ओपी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओपी के बराबर। ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है, पादप कोशिका में परासन दाब किसके बराबर होता है। तो पादप कोशिका में जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो परासन दाब जो है किसके बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ओस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी होता है ना। तो यहाँ पे इसमें आपको ध्यान रखना है कि परासन दाब टीपी के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे अगर हम डीपीडी में से क्या हटा दें, टीपी हटा दें, है ना, या हम कहें कि जैसे कि हमारा होता है डीपीडी, हम बता सकते हैं इसके अंदर कि जैसे डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। अब ये क्या कह रहा है कि जी यहाँ पे पादप कोशिका में परासन दाब किसके बराबर होता है, यानी ओस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, तो टीपी इधर भेज दो तो डीपीडी प्लस क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा, है ना।
तो ध्यान रखना है कि DPD प्लस TP ये वाला ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन है हमारे यहाँ पे ये राइट होगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस परिस्थिति में अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा। तो देखो वाष्पोत्सर्जन अधिक कब होगा, आप ध्यान रखो, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन होगा, सीधी वर्षा के समय नहीं हो सकता ज़्यादा, रात के समय हो ही नहीं सकता क्योंकि लाइट ज़्यादा होती नहीं, प्रकाश भी बहुत कम होता है तो टेम्परेचर डाउन होता है। अधिक आर्द्रता और निम्न तापमान इसमें भी नहीं हो सकता, यानी तापमान उच्च होना चाहिए वाष्पोत्सर्जन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे वो कम आर्द्रता होगी और क्या होगा उच्च तापमान, ये आपको ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे 7वां क्वेश्चन था। उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर है ना, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 8 नंबर क्वेश्चन में रंध्र गति से संबंधित तत्व हैं। तो रंध्रों की जो गति है, रंध्र बंद होते हैं चालू होते हैं, तो इसमें H+K+ आयन चलता है, यानी जो रंध्र होते हैं उसमें 2 प्रकार की सेल होती है, गार्ड सेल होती है और एक सहायक सेल होती है। तो सहायक सेल और गार्ड सेल के अंदर कुछ पदार्थों का आवागमन होता है, तो इसमें H+ आयन होता है जो अंदर जाता है और K+ आयन बाहर आता है, तो ये कंडीशन होती रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ K+ यानी पोटेशियम, यहाँ पे H+ होगा तो भी सही होता है, यहाँ पोटेशियम दे रखा है, तो यहाँ पे H+K+ एक मैकेनिज्म चलता है जिसके कारण रंध्र बंद होते हैं और खुलते हैं, तो वो पूरा है, तो यहाँ पे पोटेशियम आयन होगा। अच्छा, निम्न में से यहाँ पे ध्यान रखना है कि निम्न में से पर्णहरित का घटक है, तो यानी जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है उसमें मुख्य घटक क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम, यानी हम ध्यान रखें तो Mg मैग्नीशियम होता है, उसके चार तरफ 4 पायरोल वाले बनती है और एक फाइटोल होती है, तो ये इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि इसमें हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद आयन वाहक उपस्थित होते हैं कोशिका भित्ति में, अंतराकोशिकीय स्थान में, यानी आयन वाहक कहाँ होती है, तो कोशिका भित्ति में तो हो नहीं सकते क्योंकि उसमें मैकेनिज्म बहुत कम चलते हैं, और केंद्रक में भी नहीं हो सकते, यानी वाहक का काम जितना भी वो कहाँ होता है, कोशिका झिल्ली में होता है या अंतराकोशिकीय स्थान में होता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वहाँ पे भी नहीं होगा, तो ज़्यादातर कहाँ होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके अंदर होगा आपके कोशिका झिल्ली के अंदर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन होगा और कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि आप जानो CO2 का अपचयन होगा, यानी आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ाई है, यानी CO2 + H2O है ना, और इजिकल टू C6H12 और 6 ये बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनती है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन चल रही है पूरी, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, CO2 का अपचयन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, यानी जो CO2 है, यहाँ पे जो ये CO2 है इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है अपने C6H12O6, और यहाँ पे जो जल का अणु है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो जल का अणु है इससे क्या बन रहा है, इससे ऑक्सीजन बन रही है, इससे ऑक्सीजन का अणु आ रहा है। तो आपको सीधी सी ध्यान रखना है कि CO2 का क्या होता है, यहाँ पे ये A वाला ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, ये वाला A, CO2 का अपचयन कार्बोहाइड्रेट में। हील अभिक्रिया के उत्पाद हैं, तो हील अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, यानी हील अभिक्रिया का मतलब क्या है, प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया को ही हील अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या बनेंगे, तो प्रकाशीय अभिक्रिया में ATP भी बनेंगे, NADPH2 भी बनेंगे, तो इसके अंदर ऑप्शन होगा ये आपका, ध्यान रखना ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे इसके अंदर, ध्यान रखना ATP NADPH2, यानी C वाला ऑप्शन राइट होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या, अभी बताया मैंने, तो इसमें क्या होगा, पानी दे रखा है जैसे ये, तो यहाँ पे ये जल है, क्या है ये, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी जो जल वाला ऑप्शन है ये आपका राइट होगा, यानी बी वाला। नेक्स्ट है आपका वर्णक तंत्र सेकंड में अभिक्रिया केंद्र हैं, यानी रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएच सेकंड पूछ रहा है, तो पीएच फर्स्ट 700 होता है और यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पूछ रहा है, तो पीएच सेकंड क्या होगा यहाँ पे 680, यानी ध्यान रखना पीएच सेकंड क्या होता है 680, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, यानी बी वाला आंसर सही होगा इसके अंदर। और उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर तो ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट है आपका, ये देख सकते हो ये अगला है, ये ऐसे आगे पीछे आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ये जैसे 23वां क्वेश्चन है, श्वसन में EMP पथका के अन्य नाम हैं, श्वसन में, यानी EMP क्या है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, इमेडन, मेयरहोफ और पैरनस 2-3 साइंटिस्ट थे ये,
मेडन, मेयरहोफ और पेरनस, इन तीनों साइंटिस्टों ने ग्लूकोज को जो पायरुविक अम्ल के अंदर तोड़ते हैं उस चक्र का नाम है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, उसकी खोज की थी और उसी के नाम पे इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं और ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें ध्यान रखना आपको कि क्या आंसर होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर होगा ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस तो क्रेब्स चक्र की योजक कड़ी है, तो लिंक रिएक्शन है ना। इसमें ध्यान रखना क्या होगा इसके अंदर, लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है, तो लिंक रिएक्शन के अंदर ध्यान रखना आपको कि एसिटाइल कोएंजाइम ये होगा। क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम है, क्योंकि पायरुवेट एसिड तो ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा और ऑक्सैलो एसिड, ग्लूकोज, ये सब क्रेब्स चक्र के अंदर होते हैं और बीच में जो लिंक रिएक्शन होता है वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एसिटाइल कोएंजाइम होगा ये। ठीक है, उसके बाद ये श्वसन श्रृंखला में अंतिम साइटोक्रोम होता है, तो श्वसन श्रृंखला है उसमें अंतिम साइटोक्रोम क्या होता है, तो उसके अंदर अंतिम साइटोक्रोम A3 होता है। क्या होता है? ये जो A3 है ये A3 होता है, ध्यान रखना। तो यानी जो अभी मैं बताऊंगा डायग्राम इस प्रकार से होते हैं उसमें, तो साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से नेक्स्ट होता है, ये चलते रहते हैं ये। तो इस प्रकार से लास्ट में होता है साइट ए होता है और लास्ट में होता है A3 ये। तो इस प्रकार से जो A3 होता है साइटोक्रोम, तो इसमें ETS साइकिल का भाग है ये। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका A3। ठीक है, नेक्स्ट है श्वसनी क्रिया के क्रियाफल हैं। तो श्वसन जो क्रिया होगी उसमें क्या होगा, CO2 विमुक्त, यानी क्रियाफल पूछ रहा हो, उत्पाद क्या बनेगा श्वसन क्रिया के अंदर, तो ऊर्जा बनेगी, जल बनेगा ये। तो ध्यान रखना है कि इसमें जो श्वसनी क्रिया के क्रियाफल में क्या होगा, तो जब भी श्वसन होगी तो देखो हम श्वसन कर रहे हैं तो CO2 और जल, यानी आपको ध्यान रखना है CO2 और ऊर्जा, इसके अंदर क्या आंसर याद रखना है, CO2 और यहाँ पे ऊर्जा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है इसमें CO2 और ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका वसा अम्लों के संश्लेषण की इकाई है। तो वसा अम्लों के संश्लेषण की इकाई क्या होती है, तो ग्लिसरॉल होती है। क्या होती है, तो इसके अंदर ध्यान रखना ये ग्लिसरॉल होगा। नेक्स्ट है वसाओं के लिए अल्फा ऑक्सीकरण पथ खोजा गया था। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसके अंदर मैं आपको आंसर अभी नहीं बताऊंगा, इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर आपको देखना पड़ेगा। तो अल्फा ऑक्सीकरण होता क्या है, तो ये फैटों के लिए किया जाता है। इसमें शायद आंसर इसमें मेरे हिसाब से देखो अगर मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे इसका आंसर मेरे हिसाब से हो सकता है, इसमें शेंट भी हो सकता है, अर्शिवेंट भी हो, कुरासावा भी हो सकता है। इसमें ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैं इसको देख के आपको बताऊंगा। तो ये 28वां क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना आप ये। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में NADPH2 और FADH2 मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी क्या होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ये सब क्या है, क्रेब्स चक्र के उत्पाद है। किसके? क्रेब्स चक्र की, इसमें ये आंसर होगा क्योंकि ये सब वहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, नेक्स्ट क्या दे रखा है, कोशिकाओं को पृथक किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना कि कोशिकाओं को हम अपकेंद्रीकरण के द्वारा पृथक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विश्लेषणात्मक इसमें क्या होता है कि विभेदात्मक अपकेंद्री यंत्र होता है, लेकिन इसने दे नहीं रखा है, तो इसमें क्लिनिकल अपकेंद्री यंत्र होगा। क्या होगा? क्लिनिकल, यानी जो C वाला ऑप्शन है ये राइट होगा। क्लिनिकल यानी एनालिटिकल नहीं होगा, और रेफ्रिजरेटर भी हो सकता। तो इसमें मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से C वाला राइट होगा। रेफ्रिजरेटर किसी कंडीशन में हो भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये C वाला राइट होगा। ये थोड़ा मतलब जो 44 वाला क्वेश्चन है इसमें आप थोड़ा देख लेना। बाकी नेक्स्ट है 45, इसके अंदर इसमें ध्यान रखना कि कैलोरीमीटर, जो कैलोरीमीटर होता है आधारित होता है, तो ये लैम्प बर्ट बियर के नियम पर आधारित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये लैम्प बर्ट का जो नियम है इस पर आधारित होता है, ये एग्जैक्ट है। ये जो क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्ट है मैं पहले ही बोल दूंगा, 2-3 क्वेश्चन मुझे आपको इसमें थोड़े से नहीं लग रहे थे तो मैं आपको बता दिया। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको वो जो किसने इसको बताया, शंट ने, या ये भी बताया एक। तो ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ऐसे टिपिकल लग रहे हैं मुझे, 2 क्वेश्चन, बाकी तो सारे सही है। किसी भी जीव में किसी रासायनिक यौगिक की सांद्रता किस उपकरण से ज्ञात की जा सकती है? तो ध्यान रखना है कि इसमें कैलोरीमीटर होगा। क्या होगा इसके अंदर? कैलोरीमीटर यही होगा इसके अंदर। कैरोटीन का आरेप मान होता है, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर है ये वाला जो B वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ये वाला राइट है 0.90। ये कैरोटीन का आरेप मान होता है। कैरोटीन ये क्रोमेटोग्राफी से निकालते हैं। वर्ण लेखन काम में लिया जाता है। वर्ण लेखन काम में क्या लिया जाता है, यानी क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या किया जाता है, सेपरेट होते हैं, यानी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, यानी
सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी इसमें ए वाला ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? ये ए वाला ऑप्शन राइट होगा इसके अंदर, ये वाला। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दर्शी की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें आंसर होगा अपने जैनसन। क्या होगा? जैनसन, ये वाला जैनसन वाला राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के भाग हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के भाग क्या है? तो एक जैसे कि इलेक्ट्रॉन गन है, तो ये इलेक्ट्रो में जो मैग्नेटिक लेंस है या प्रतिदीप्ति पर्दा है, तो ऑल ऑफ दिस यानी उपयुक्त सभी होंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें सभी इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया है ना। उसके बाद देखो ये नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर आप देख सकते हो C3 C4 में ग्राही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? C3 और मतलब C3 पौधों में C2 ग्राही होता है। C2 का मतलब क्या है? C2 एक साइकिल होता है तो ग्राही होता है। तो इसमें C3 पौधों की बात कर रहा है कि C3 पौधे, उसमें क्या होता है? तो रिबिस्को मोनोफॉस्फेट, रेबुलोज डाइफॉस्फेट, है ना, और फास्फोइनोल पाइरुवेट। तो इसके अंदर आपको खास करके ध्यान रखना है, इसमें होता है PGA, ये होता है ये वाला, इसको बोलते हैं फास्फो यानी ये नहीं होगा, PGA होगा इसके अंदर, सॉरी, इसमें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या रखना, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये बोलते हैं PGA ये। तो इसमें फास्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट ऑप्शन है, ध्यान रखना। पत्तियों में क्रांच प्रकार की शारीरिक की संरचना पाई जाती है। तो ये क्रांच C4 पाथफॉर्म होती है। किसमें होती है? इसमें C4 पाथफॉर्म, ये वाला राइट होगा इसके अंदर, ये जो C वाला है, B वाला ऑप्शन है C4 पाथफॉर्म के अंदर। और प्रकाशीय श्वसन होता है, तो प्रकाश श्वसन तीनों में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, नेक्स्ट है होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? तो होलो एंजाइम यानी टोटल एंजाइम, और होलो एंजाइम का मतलब ही टोटल एंजाइम है। और उसमें क्या होता है? एक होता है एपो एंजाइम, एक होता है प्रोस्थेटिक समूह। तो एपो एंजाइम का मतलब है प्रोटीन वाला भाग, और प्रोस्थेटिक समूह का मतलब है एंजाइम। तो इसमें प्रोटीन वाला भाग पूछ रहा है होलो एंजाइम के अंदर, तो यहाँ पे होगा एपो एंजाइम। क्या होगा? एपो एंजाइम। उसके बाद एंजाइम क्रियाविधि का तालाकुजी सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें किसने दिया था? तो इमिल व फिशर ने दिया था ये। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकांश एंजाइम रासायनिक दृष्टि से होते हैं। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन होते हैं। तो ध्यान रखना, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। ये हो गया। 21वां है श्वसन प्रक्रिया है। तो श्वसन क्या है? तो श्वसन के अंदर एनर्जी, आपको पता है श्वसन करते हो आप तो क्या होता है उसमें? उसमें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। प्रोटीन का आरक्यू मान क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि प्रोटीन आरक्यू मान कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि हम जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, जैसे इसका आरक्यू मान निकालें, तो इसमें क्या होगा कि जो CO2 है उसके अंदर हम क्या करते थे? ऑक्सीजन का भाग देते थे। किसका भाग देते थे? ऑक्सीजन का। तो जैसे C6 CO2 प्लस 6 H2O, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, तो ऊपर भी 6 होगा, नीचे भी 6 होगा, तो इससे ये कट जाएगा, है ना, इससे ये कटेगा, इससे कटेगा, तो क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। तो यानी कार्बोहाइड्रेट है ये, तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है इसके अंदर C6H2 है, तो इसका आरक्यू मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार से प्रोटीन का आरक्यू का मान क्या होगा? तो प्रोटीन के अंदर उसको पचाने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए अपने को, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन नीचे ज़्यादा हो जाएगी, यानी इसका मान ऑक्सीजन का नीचे आगे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मान हमेशा 1 से कम होगा। क्या होगा? तो ध्यान रखना है, जैसे प्रोटीन का होता है 0.7, ऐसे आरक्यू मान कितना होता है, और एक होता है 0, जैसे वसा का होता है 0.8, ये ध्यान रखना, ये आरक्यू मान वसा प्रोटीन का होता है। तो ध्यान रखना इसके अंदर कि इसमें क्या होगा? 1 से कम। क्या होगा इसके अंदर? ये C ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया, अगला देखते हैं अपन, ये देख सकते हो आप, ये नेक्स्ट है आपका, ये है ना, इसके अंदर आप देख सकते हो ये पौधे में पुष्पन क्रिया का पर न्यून तापमान के प्रभाव को क्या कहते हैं? मतलब जब फ्लावरिंग होती है पौधे के अंदर, तो उसमें क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं दीप्तकालिता। क्या कहते हैं उसको? दीप्तकालिता। ध्यान रखना, तो उसमें शॉर्ट डे, लॉन्ग डे सब आ जाते हैं। नेक्स्ट वापस देखो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दीप्तकालित पौधे होते हैं, दीप्त
दीर्घ दीप्तकाली, यानी दीप्तकाली के अंदर लघु दिवस भी होते हैं, दीर्घ दिवस भी होते हैं और डे न्यूट्रल प्लांट भी होते हैं, मतलब दिवस उदासीन पादप तीनों प्रकार के होते हैं उसके अंदर। तो पुष्पन की क्रिया न्यून ताप पर हो रही है तो दीप्तकाली हो गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं था। बाकी आंसर क्या होगा, न्यून ताप का मतलब होता है कि दिन की अवधि कम, तो उसमें लघु दिवस पादप आता, लेकिन इसने क्या किया, ऑप्शन के अंदर दीप्तकालिक दे रखा है, तो दीप्तकालिक सही होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है जैसे कि दीर्घ दीप्तकाली पौधे क्या होगा, तो दीर्घ दीप्तकाली का मतलब क्या है कि दिन की अवधि लंबी, यानी प्रकाश लंबे टाइम तक, दीर्घ लंबे टाइम से उसमें तापकरण हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें वो ऑप्शन तो है ही नहीं। लघु रात्रिकालीन पौधे, लघु दीप्तकालीन पौधे, लघु दिवस उदासीन पौधे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा कि अगर दिन की अवधि लंबी मतलब रात्रि छोटी होगी, तो सीधा सा अर्थ है कि अगर दीर्घ दीप्तकाली पौधे हैं, मतलब कहने का कि दिन की अवधि लंबी है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि रात्रि छोटी है, तो यानी लघु रात्रिकालीन पौधे होगा। इसका क्या आंसर होगा, लघु रात्रिकालीन पौधे। नेक्स्ट है पुष्पीय हार्मोन है, तो ध्यान रखना यहाँ फ्लोरिजन है, क्या है ये, इसका आंसर है फ्लोरिजन। वर्नेलिन हार्मोन होता है, उसका पूर्वगामी होता है फ्लोरिजन, तो वो होता है पुष्पीय पौधा। प्रसुप्त अवस्था में होता है, तो यानी जब पौधे बीज वगैरह हमारे घरों में पड़ा रहता है, अनाज वगैरह हम बोते हैं ना बीज वाला, तो घर में पड़ा रहता है, जैसे कि गेहूं है, सोयाबीन है, तो वो प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम मिट्टी में डालेंगे, पानी डालेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रसुप्त अवस्था के अंदर साइलेंटली वो पड़ा रहता है, यानी उपापचय क्रियाएं निलंबित रहती है। सीधा सा आंसर होगा उसका, उपापचय क्रियाएं निलंबित रहती है। नेक्स्ट है पीएच का मान निम्न में से किसके समान होता है, तो पीएच का ये मान है, आप केमिस्ट्री का सूत्र है, इस सूत्र से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख लेना कि इसमें पीएच का मान क्या होता है, कि जो पीएच निकालने का जो सूत्र है उससे आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर इसमें आपको ध्यान रखना OH के लिए अलग होता है और पीएच का मान H+ आयन के लिए अलग होता है। निम्न में से किसके समान होता है, तो पीएच का मान निम्न में से किसके समान होगा, तो यहाँ पे ये OH के लिए भी होता है, तो इसमें और OH के लिए भी होता है और H+ आयन के लिए, इसमें सभी सही होगा, क्या होगा, सभी सही। दोनों के लिए अलग अलग सूत्र होता है, OH के लिए यानी क्षार के लिए और अम्ल के लिए। निम्न पीएच मीटर में किस इलेक्ट्रॉन में HCl उपस्थित होता है, तो ध्यान रखना कि इस पीएच स्केल के अंदर केलोमैन के अंदर, किसमें होगा, केलोमैन इलेक्ट्रोड के अंदर, ध्यान रखना इसमें ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अपकेंद्र द्वारा पृथक किए जाते हैं, तो ठोस द्रव को क्या होगा इसके अंदर, ये बी वाला ऑप्शन ठोस द्रव, ठीक है। हाँ इसके अंदर ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक अणु से देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इसको। ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक अणु से कितनी एटीपी प्राप्त होती है, तो ऑक्सीशोषण में जब ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलेगा तो ऑक्सीशोषण होगा, तो ऑक्सीशोषण जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो NADPH2 बनता है और 2 NADPH2 ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर बनते हैं, तो 1 NADPH2 बराबर 3 ATP होता है और 2 NADPH2 बराबर 6 ATP होता है। और वैसे अनाक्सिक शोषण के अंदर 4 ATP बनते हैं, तो 2 NADPH2 बराबर 6 ATP प्लस 4 ATP बन रहे हैं, यानी 10 ATP टोटल बनते हैं और उसमें 2 ATP खर्च हो जाते हैं, तो शुद्ध लाभ कितना हुआ, 8 ATP का। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, 8 ATP, ये वाला है ना, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। शीर्ष प्रभाविता का कारण है, तो शीर्ष पर प्रभाविता, माली अपने बाग में देखा होगा ऊपर की डाली काट देता है और वापस साइड में नई ब्रांच निकल आती है, तो वो ऑक्सिन हार्मोन को हटाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा वृद्धि संदमक हार्मोन है, मतलब वृद्धि को रोकने वाला, तो इसमें होगा एब्सिसिक अम्ल, है ना, जो वृद्धि को रोकता है। यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी वाला, ए बी कहते हैं इसको और एब्सिसिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जिब्रेलिन के शारीरिक प्रभाव हैं, तो जिब्रेलिन के शारीरिक प्रभाव में क्या होगा, जिब्रेलिन एक ऐसा जो हार्मोन है जो पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, लंबाई का गुण सर्वाधिक होता है, तो यानी स्टेम इलोंगेशन। ये आप इसमें इंग्लिश वाला वर्जन हमेशा ध्यान रखना, जब भी पेपर सोल्व करो इंग्लिश का देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में एकदम से समझ में नहीं आ रहा, तो समझ, जैसे कि परो दीर्घीकरण, दीर्घन हो रहा है, यहाँ पे देखो स्टेम इलोंगेशन यानी लंबाई बढ़ रही है, सीधी सी बात है ये, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। गैसीय पादप हार्मोन है, यानी जो फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है, इथाइलिन, ठीक है, ये इथाइलिन इसमें राइट हो जाएगा, इथाइलिन। नेक्स्ट है आपका कोशिका विभाजन को का प्रेरित करने वाला हार्मोन है, यानी कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो सेल डिवीजन करवाता है, तो साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन, सी वाला ऑप्शन राइट है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका लाल व अवरक्त लाल प्रकाश को अवशोषित करने वाला वर्णक है, तो इसके अंदर होगा कैरोटीन, ठीक है, तो ये कैरोटीन होगा इसके अंदर।
ये कैरोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये, आप देख सकते हो मेरे ख्याल से पूरा हो गया सारा ही, ठीक है, ये सारे पूरे हो गए है ना, कुछ भी नहीं बचा है, मैं देख लेता हूँ, हाँ कैरोटीन हो गया। तो ये इस प्रकार से ये पूरा पेपर था आपका। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैंने समझाई उसके अंदर आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। जैसे आप देखो ये आर क्यू मान कैसे निकालते हैं। आर क्यू यानी आर क्यू का मान क्या होगा, यदि शोषणीय पदार्थ कार्बनिक अम्ल हो, तो जैसे ऑक्सोलिक अम्ल, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड है, मैलिक एसिड है, इनके लिए 1.33 यानी ज़्यादा ही होता है एक से। और हमेशा जैसे प्रोटीन की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो ये, एक मिनट रुकना, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला देखिए, तो यहाँ पे आर क्यू का मान जो है देखो यहाँ निकाल रखा है, शोषणीय गुणांक, यहाँ पे देखो ये समीकरण दे रखी है, तो यहाँ पे 6O2, यहाँ पे 6CO2, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एक होगा कार्बोहाइड्रेट का हमेशा, तो यानी आर क्यू का मान। उसके बाद देखो ये दे रखा प्रोटीन के लिए, वसाओं के लिए क्या होगा, तो देखो आर क्यू का मान 1 से कम ही होगा, क्योंकि 0.7, क्योंकि ऑक्सीजन, प्रोटीन और वसाओं को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये दे रखा है 102, मैंने 145 का भाग दिया तो 0.7 आया, क्योंकि 145 क्या है यहाँ पे, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखो ये अभी बताया था मैंने आपको वो कि अंतिम श्वसनीय उत्पाद क्या है, तो साइटोक्रोम A3, देखो ETS साइकिल है ये, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, और लास्ट वाला ये साइटोक्रोम A3 ये दे रखा है। तो अंतिम ग्राही यही है, उसके बाद तो जल ऑक्सीजन बन जाती है, तो ध्यान रखना कि अंतिम यही है साइटोक्रोम A3, ठीक है, ये ध्यान रखना साइटोक्रोम A3, ये ध्यान रखना है, आंसर तीन है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हो एक और, देखो एटीपी का लेखा जोखा भी दे रखा है, देखो ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र है आपका। तो इसके अंदर आप देखोगे कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर ये पूरा चल रहा है, यहाँ से यहाँ ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है, तो इसके अंदर देखो एटीपी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एटीपी बन रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एटीपी ये बन रहा है, एक एटीपी ये बन रहा है, ये NADPH2 बन रहा है, ये एटीपी खर्च हो रहा है ना, और एक और एटीपी का खर्च हो रहा है देखो, है ना, तो 2 ATP यहाँ खर्च हो रहे हैं, एक ATP यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, और 2 NADPH2 यहाँ बन रहे हैं, तो 1 और 2 कितने हो गए, यानी 2 2 4, और 2 NADPH2 बराबर 6, और 6 और 4 10, और 10 में से 2 गए तो 8, यानी शुद्ध ATP का लाभ क्या हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इस प्रकार से ये। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 4 ATP और 2 ATP है, तो अनऑक्सी शोषण के अंदर, और जो ऑक्सी शोषण है इसके अंदर आप देखो 10 ATP बन रहे हैं, है ना, और 2 खर्च हो गए तो 8 ATP शुद्ध लाभ है इसका, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद देखो ये हो गया, उसके बाद ये दे रखा है आपका कि कहाँ चलता है ये अपने वो जो प्रकाशीय शोषण, तो जान रखो देखो तीनों के अंदर चलता है, परोक्सीसोम्स, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों के अंदर चलता है, ये भी ऑप्शन आया था। और ये क्रेंज शरीर की क्या होती है, तो क्रेंज जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें 2 प्रकार के पर्णहरित होते हैं, कुलाच्छद और ये, तो इसमें आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इसके अंदर, मैंने बताया आपको ये। तो इसके अंदर आप देख सकते हो और भी, जैसे और भी दे रखे, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इसमें ये होगा, इसमें आप देख सकते हो, एक मिनट, ये हाँ, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये, तो इसके अंदर ये बहुत सारे आंसर अपन ने देख लिए, तो आप इसको वापस देखना और अच्छे से इसको देखना। बाकी मेरे हिसाब से तो इसमें मैंने पूरा ही बता दिया आपको, ठीक है। तो इसमें आप और भी देख सकते हो, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बाकी ये पेपर आपका यही था जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए ये देखो पूरा पेपर दे रखा है, ये इसमें ये दे रखा है यहाँ, तो इसमें मैंने सारे ही बता दिए, वैसे आपको ये वाला भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये देखो ये बता दिया मैंने 8 ATP वाला। उसके बाद ये भी बता दिया मैंने कि पौधे में पुष्पन की क्रिया कहाँ होती है, ठीक है। ये हो गया अपना कोशिका झिल्ली वाला, ये हो गया। कोई बच गया हो तो देख लेता हूँ मैं, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से सारा ही हो गया ये। और यहाँ पे एक और ये देखिए कैरोटीन का मान भी बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये स्टम्प हर्षे वाला, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला मैंने छोड़ा दिया आपको। और
इसके बाद आप देख सकते हो ये यहाँ पे देखो ये अलग पेपर आ गया। ठीक है, ये कल कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको जो कल जो सेकंड पेपर वो कराऊंगा और परसों थर्ड पेपर कराऊंगा। आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब को देखना, और आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना लाइक और सब्सक्राइब करना, तो मैं इसको लाइव पढ़ा पाऊँ आपको, है ना। तो आप प्लीज़, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा तो इसको आप सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो। आपको बेस्ट ऑफ लक सभी को, है ना।